यूएस में अगर एलॉन मस्क अपनी कंपनी से एक प्राइवेट प्लेयर उनकी गवर्नमेंट को क्रॉस कर गया, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत हाई है। हमारे यहाँ रिच लोग जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम फेलियर है कि किसी रिच ने ऐसा कुछ नहीं किया? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये एक इन स्पेस करके लॉन्च किया है 3 साल पहले। सर, मैं ना आपका एक कहीं आपको बोलते हुए सुना है मैंने, आपने एक बड़ा अच्छा यूज केस बताया था कि आप 1 घंटे में इफ स्पेस टेक्नोलॉजी इतना अच्छा डेवलप कर जाता है 1 घंटे में यूएस जा सकते हो। वो प्लीज एक्सप्लेन करो। In exosphere it attains a speed of 28,000 kilometers per hour. USA is about say अगर ये सब जर्नी डाल के देखा तो 15,000 किलोमीटर दूर है। तो आपको अगर 15,000 किलोमीटर जाना है तो कितनी देर में कवर कर लोगे अगर आपकी स्पीड 28,000 लेस देन एन आवर? थोड़ा सा लोगों को ना स्पेस समझाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, उसके यूज केसेस क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, यूज केसेस क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है और यूज केसेस क्या है। अमेरिका के तो मिलिट्री बेसेस पूरे वर्ल्ड में हैं। शायद किसी लोगों को पता ही नहीं है कि कोई गिन भी नहीं सकता कि अमेरिका के कितने अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पूरे वर्ल्ड में हैं। हाँ? इंडिया में भी हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इंडिया से यूएस से इन लेस देन 60 मिनट्स पहुंच सकते हो? ये कोई साई-फाई मूवी की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है, पॉसिबल है आज की टेक्नोलॉजी के साथ। हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू सर के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ये डिस्कशन मुझे ऐसे फील हुई जैसे एक साई-फाई मूवी है, लेकिन ये सच्चाई है और किस तरह से पॉसिबल है उन्होंने सारी चीज़ें हमें समझाई हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम सब इतने अच्छे से नहीं जानते क्योंकि हमारे करिकुलम में हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं। लेकिन अगर आप स्पेस टेक को अगर थोड़ा सा लॉजिकली समझ जाओ तो आप सब इसमें इतने इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल आवर लाइव्स। जनरल सर ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन एस्टैब्लिशिंग इंडियाज डिफेंस स्पेस एजेंसी। वो फिकी और एसआईए सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बहुत सिग्निफिकेंट वेज में इन्वॉल्व हैं। इंडिया की स्पेस टेक की इवोल्यूशन रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने इनपुट्स दे रहे हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। सर, कल 26 जुलाई थी, कारगिल विजय दिवस दिन था। 26 साल हो गए हैं। कारगिल का वॉर डिफरेंट था ऑप सिंदूर से। वॉर नहीं हुआ पर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। कुछ चीज़ें हमने देखी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के तरह नहीं थी। अराउंड द वर्ल्ड मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। अब इस सब में स्पेस का क्या एंगल है? आपका 26 साल जब आप बात करते हो तो 26 साल एक बहुत लंबा अरसा भी होता है और बहुत छोटा अरसा भी होता है, क्योंकि 26 साल की याददाश्त उतनी ही फ्रेश है क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने कारगिल की हाइट्स के ऊपर शहादत दी और पाकिस्तान की जो घुसपैठ थी वहाँ पे उन्होंने बड़े तरीके से घुसपैठ करी थी सर्दियों में। और जब उनकी घुसपैठ डिटेक्ट हुई तो हमें पेट्रोल भेजनी पड़ी और कैप्टन सौरभ कालिया तकरीबन कुछ 20 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी, उस उम्र में उनको पेट्रोलिंग के लिए भेजा और वहाँ उनके साथ क्या हुआ किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन 22 दिन के बाद जब उनकी बॉडी जो वहाँ पे ग्रेजियर थे उनके हाथों नीचे आई तो उनको पूरा म्यूटिलेट किया गया था, आंखें निकाली हुई थी, जेनाइटल्स को उन्होंने पूरा काटा हुआ था। तो सौरभ कालिया के साथ क्या बीती होगी? अगर आज की तारीख में देखा जाए तो शायद हमें सौरभ कालिया को भेजना ना पड़ता, शायद हमें सैटेलाइट बता देती कि वहाँ पे कहाँ कहाँ लोग घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, कितनी तादाद में हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और शायद वही 20-22 साल के लोग आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, इनोवेशन में लगे हुए हैं और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, जहाँ उतनी ही उम्र के फाइटर्स जो हैं, वॉरियर्स जो हैं, वो टेक वॉरियर्स बन चुके हैं। तो ये 26 साल में बहुत फ़र्क आया है। तो शायद सौरभ कालिया शायद उसी उम्र में पीछे बैठ के सैटेलाइट के थ्रू यही चीज़ बता देते कि कहाँ कहाँ घुसपैठ है, तो हम शायद स्पेस का यूटिलाइजेशन करके उनका एग्जैक्ट लोकेशन और शायद उनको शायद डिस्ट्रॉय भी कर सकते। ये फिजिकल लड़ाई लड़ने के बनिस्बत एक नॉन कॉन्टैक्ट बट काइनेटिक अप्रोच हम यूज़ कर सकते। तो इतना फ़र्क हो गया है कि अगर आप आज की बात करो तो
तो सर अभी के टाइम में ऑब्वियसली जो ऑप सिंदूर हुआ है एवरीबडी इज अवेयर कि चाइना वाज फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर। वी आर अज्यूमिंग इट बिकॉज चाइना का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिख रहा था। स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना का इनोवेशन इंडिया से बहुत आगे जा चुका है। अभी गिवन द फैक्ट यू हैव द एक्सपीरियंस, इंडिया की स्पेस टेक कहाँ पे है ऐसा वॉर लड़ने के लिए? सीधा जवाब देना तो शायद एक आप डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया भी बहुत सक्षम है। हमने भी काफ़ी डेवलपमेंट की है स्पेस में। इनफैक्ट 60s में ही हमने कमेटी बना ली थी फॉर स्पेस रिसर्च और 1969 में इसरो बन गई थी। अगर आप अमेरिका और रशिया की बात करो तो वो हम ज़्यादा उनसे पीछे नहीं हो, क्योंकि वो उन्होंने स्पेस में 50s में कदम रखा, हमने 60s में रखा, और हमारी पहली सैटेलाइट 75 में लॉन्च हुई। तो हम बहुत पीछे नहीं थे। लेकिन सालों साल बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा पीसफुल एक्सप्लोरेशन करी, क्योंकि 67 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई। 1967 के बाद हमें सबको समझ लगी कि हमने अपनी कमेटी तो बना ली और इसरो भी खड़ी कर ली है, तो वी वेरी सिंसियरली फॉलोड द कन्वेंशन अंडर यूएन जनरल असेंबली। जब उन्होंने बोला कि स्पेस विल बी यूज्ड विच इज़ अ कॉमन ग्लोबल कॉमन, it will be used for peaceful purposes. There will be a freedom for exploration, which we continue to do as free spacefaring nation. There will be non-appropriation. It means आप उसको अपनी territorial sovereignty में नहीं count कर सकते. Everybody is sovereign, and nobody can say this is my area. And also, every nation will be responsible for whatever activities they do in the outer space. If it is your satellite, you're responsible for your satellite. If you've done any activity, then you're accountable to that. But सबसे important बात ये है that outer space treaty bans the use of space for weapons of mass destruction. अब वो काम नहीं कर सकते। लेकिन बाकी देशों ने क्या किया है कि उन्होंने शायद आउटर स्पेस ट्रीटी की जो डिटेलिंग है, उसमें रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल है, उनको एक अपना फ्रीडम फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है। और उन्होंने, क्योंकि कोई देयर इज नो बडी टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग, आप यहाँ से देख नहीं सकते उधर क्या हो रहा है, एंड देयर इज नो सैटेलाइट विच सेज दिस इज अ मिलिट्री सैटेलाइट और अ पीसफुल एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। तो अमेरिका ने, रशिया ने और चाइना ने खास करके बहुत इसको मिलिट्री एंगल में यूज़ किया है। तो अगर हम उसको पीसफुल एक्सप्लोरेशन में जा रहे हैं और चाइना और बाकी कंट्रीज उसमें मिलिट्री एक्सप्लोरेशन में जा रहे हैं और मिलिट्री यूज़ में जा रहे हैं, तो ज़रूरी बात है इन चीज़ों में तो फ़र्क है। तो अगर आप बोलते हो कि चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की, उन्होंने इस किस्म की हेल्प की है क्योंकि वो शायद मिलिटराइजेशन में हमारे से आगे चले गए। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आई डोंट थिंक सो कि हम इतना पीछे हैं या रहेंगे, बिकॉज हमारे पास भी वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक वेयरविदॉल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ the space, which is a dual use capability and technology, which we can also put to military use. So we have also been using space for communication. We have also been using space for PNT, that is the GPS, that is Indian GPS, and we have been also using this for Earth observation. So ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये सारी मिलिट्री के अंदर इनके एप्लीकेशंस हैं। सर लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, चाइना इज वेरी फार अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इन एवरी सेक्टर, वेदर इट इज स्पेस और एनी अदर सेक्टर, कुछ भी उनका मैन्युफैक्चरिंग वो जीवीसी में नॉमिनेट कर रहे हैं। वेयर डू यू थिंक आर वी लैकिंग बिहाइंड? I think we are not lacking behind, but I think what needs to be done is to understand the challenges which the Chinese space technology is posing on to us. Because हम What are उसमें, those challenges? those challenges are that they have a better capability of uh, doing the ISR, that is the intelligence information सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ISR. So पहले रिकॉनेसेंस आती है, आई थिंक पहले भी हमने बात की है उसके बारे में. So they have better capability to have observation with better resolution. Second thing is that their Beidou satellite constellations are very good as far as navigation. उनकी it's like GPS.
वो उनकी जो एक्यूरेसी है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स which they have a global reach. Our satellites do not have a global reach yet. We are regional as far as our PNT or a GPS equivalent, positioning system is concerned. But we have realized that we have invested, I think, more money in making sure that we uplift our population uh, out of the poverty rather than investing hugely into a military aggressive posturing in technology. In fact, it's a very interesting thing. There was a brigadier of the UK Army who spoke to me and he says, I'm very intrigued to know that India is running two programs concurrently. That is the poverty alleviation program and the space program. How can you, he said, countries normally don't get into space unless they have actually eradicated poverty. But India is actually running it concurrently. On one side, we are uplifting people from the lower economic strata to higher economic strata. On the other side, we have been investing in space. So I think we have not done badly, but we could do better, much better. Sir, how can we do better? सी एक तो हमारी जो इसरो ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो उनके पास नॉलेज बेस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनएडिक्वेट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स हु वांट टू गेट इनटू स्पेस have got a very narrow platform on which they can train themselves. We don't have the labs which are available to these youngsters. And none of our IITs or technology institutions cater for any research and development on space. So every single entrepreneur is dependent on somebody or the other from the ISRO only to A, train them, B, use the facilities and grow. But they have not invested in so much in military and they don't talk about it. So it is between this that we have to first grow as a spacefaring nation with that kind of technology, which is A, secure, which is reliable, and which is pervasive, all pervasive. So it means आपको 24/7 सर्विसेज चाहिए तीनों, अर्थ ऑब्जर्वेशन की भी चाहिए, कम्युनिकेशन की भी चाहिए, और अभी तो communication में it is not just communication which is speech. There's so much of data. And जब आप डेटा की बात करते हो तो अभी ब्रॉडबैंड आ गया है. ब्रॉडबैंड जो अभी मैं तो ये हमने बात नहीं की कि कौन से ऑर्बिट में ब्रॉडबैंड चल रहा है. तो अर्लियर, आई थिंक, हाँ, तो पहले क्या था, जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के साथ होती, कि एक सैटेलाइट आपकी मदर सैटेलाइट है जो आपने 36,000 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में डाली हुई है, जिसकी स्पीड अर्थ की रोटेशन से मैच करती है, तो वो आपको ऐसे लगता है रिलेटिवली स्टैटिक है. और सारा का सारा कम्युनिकेशन ज़मीन से रिसीवर जाता था, तो एज ए रिफ्लेक्टर, जिसको आप ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं, इट वुड रिफ्लेक्ट बैक एंड बिकम अ ट्रांस रिसीवर. देन you could communicate at longer distances. Globally, one third of the surface one geostationary satellite can cover. But उसमें latency इतनी है, इतनी पावर लगती है. एक बार geostationary satellite आपने लॉन्च कर दी, वो देखो कितने साल काम करेगी, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उसके अंदर बैटरी पावर इश्यूज, ये वो सब आता है. लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा लोग इसको लो अर्थ ऑर्बिट में ले आए हैं. उसकी हम बात करेंगे कि क्या होता है लियो, मियो, जियो क्या होता है. लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजनी चाहिए. तो अगर आप जो सर इंडिया ने नहीं भेजी हुई, जो इंडिया ने नहीं भेजी, अगर आप हजारों सैटेलाइट्स, and then in thousands you have to, up to we are into hundreds yet, we are just about in hundreds, you have to have thousands of satellites in the low earth orbit and make sure that they are all providing data services for running broadband. And once that kind of a thing happens, then it can be used for military, it can be used for your dual use, for your civil applications, it can be used for running internets. There will be never any break in communication or in data connectivity. Sir, I But have उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव वन क्वेश्चन यहीं से, कि अभी रिसेंटली स्पेस एक्स के साथ इंडिया का ब्रॉडबैंड डील हुआ है, बिकॉज वी डोंट हैव सैटेलाइट्स इन लियो, लो अर्थ ऑर्बिट. तो एक मुझे रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना है आपसे, क्या
doing all of these contracts with these US based, obviously Chinese based हम कर नहीं सकते, US based कंपनी के साथ हम ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी। इंडिजिनस इनोवेशन का जो पॉइंट आता है कि हमारी खुद की सैटेलाइट क्यों नहीं भेजी आपने, एंड डू यू थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट कि अपनी भेजो ताकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम ना करें, बिकॉज अभी एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा भला हो चुका है एंड स्टारलिंक का जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिया का, आई थिंक हमारी खुद की अगर सैटेलाइट्स होती लियो में इतनी इनफ तो हमें शायद वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ना करना पड़ता, फिर आता मेक इन इंडिया और डेवलप्ड इंडिया, है ना? अमेरिका के एलॉन मस्क ने जो स्पेस एक्स की बात कर रहे हो, उसने 2 टेक्नोलॉजीज़ उसमें वो पायनियर है। वो नासा भी इतनी आगे नहीं है जितना एक प्राइवेट कंपनी ने उनको, एंड नासा हैज़ एक्चुअली आउटसोर्स्ड सर एक प्राइवेट कंपनी कैसे नासा को वो कर गई वो, क्रॉस? क्योंकि उन्होंने उनकी फंडिंग की है, उनके पास पैसे थे और वो रिस्क लेना चाहते थे। एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रिस्क ले सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी रिस्क नहीं ले सकती है, बिकॉज समबडी विल बिकम अकाउंटेबल फॉर फेलियर्स। हियर देयर इज वन मैन हु कैन डिसाइड दैट आई विल प्लेड सो मच ऑफ मनी, एंड देन ही क्रिएटेड द रियूजेबल रॉकेट्स। रियूजेबल रॉकेट का मतलब वही रॉकेट ऊपर जाता है, सैटेलाइट छोड़ के वही रॉकेट वापस आके लैंड कर जाता है अगली सैटेलाइट को। तो देखो कॉस्ट ऑफ लॉन्च कितनी उसने कम कर दी। अमेजिंग। दूसरी बात यह है कि स्टारलिंक ने तकरीबन 7,500 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, जहाँ की नासा की सैटेलाइट्स जो हैं वो तकरीबन 1,000-1,500 के बीच में हैं, क्योंकि वो कई सैटेलाइट्स अपना एक्चुअली दे लूज द लाइफ एंड पता नहीं चलता कि गई तो ऊपर और लेकिन वो लाइव भी है कि नहीं है, या उसकी इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, सो यू कैन नेवर टॉक इन सर्टेन नंबर्स हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर फंक्शनल। अगर आप टोटल अनुमान लगा के चलें तो शायद हमारे अर्थ की ऑर्बिट की जो चक्कर लगा रही हैं तकरीबन 14,000 सैटेलाइट्स हैं। 14,000 सैटेलाइट में हो सकता है तकरीबन दीज आर एस्टिमेट्स कि 2 से 2,500 डेड सैटेलाइट्स हैं। सर ये 14,000 सारी ऑर्बिट्स के मिला के हैं? सारी ऑर्बिट्स में मिला के। सो अगर 14,000 सैटेलाइट्स आपने लॉन्च की हैं, उसमें से 2-3 हज़ार आपकी डेड हैं या डबरी बन चुकी हैं, इसका मतलब आपके तकरीबन 11-12 हज़ार सैटेलाइट्स शायद काम कर रही हैं। अगर 11-12 हज़ार पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट काम करें, 7,500 तो एलन मस्क की हैं, स्टारलिंक की। अगर आप उसको नाउ एज अ कंट्री यू वांट टू सरपास दैट, एंड दिस इज आल्सो हैपेंड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर आप देखो तो स्टारलिंक कब खड़ी हुई और स्टारलिंक ने कितनी लॉन्चेस की हैं, द नंबर ऑफ लॉन्चेस दैट ही हैज़ डन पर वीक सरपास many countries they could not launch in a year. सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूएस में अगर एलॉन मस्क अपनी कंपनी से एक प्राइवेट प्लेयर उनकी गवर्नमेंट को क्रॉस कर गया है, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत हाई है, हमारे यहाँ रिच लोग जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, यहाँ पे क्या सिस्टम फेलियर है कि किसी रिच ने ऐसा कुछ नहीं किया? टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए आपके पास, नासा का बेस भी होना चाहिए। इसरो का बेस इनफ नहीं है उनके लिए? इसरो का बेस है, और इसरो देखो एक तो पॉलिसीज भी होती हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये एक इन स्पेस करके लॉन्च किया है 3 साल पहले। इन स्पेस का मतलब है कि ये एक फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है जिसको प्राइवेटाइजेशन की हेल्प की जाएगी। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी कि आप अगर एक लैब का सीक्रेटिव लैब है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहाँ से क्या सीखेगा? और हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप स्पेस के बारे में, वो त्रिवेंद्रम में है। तो एक इंस्टीट्यूशन और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज नॉट इनफ to create the kind of ecosystem which has got created through liberal and supportive policies of the United States government. But अगर गवर्नमेंट चाहे, जो ये वाली गवर्नमेंट अभी इन स्पेस बनाई है, ये वाली गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सारी फैसिलिटेशन अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दी जाए तो शायद जितने भी हमारे रिसर्चर नासा में और अभी प्राइवेट एंटरप्राइज में है यूएसए में, वो शायद इंडिया में आ जाएं। लेकिन उसका इकोसिस्टम बनाना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इकोसिस्टम बनाओगे तो आ जाएंगे, इकोसिस्टम नहीं बनाओगे तो बैठे रहेंगे उधर। तो अगर हम ये सब पॉलिसीज और फंडिंग
और एक लोगों को तो स्पेस शायद समझ भी नहीं आती। हाँ जी। अगर आपको किसी ने बोला जाए कि आप स्पेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो उसको ये नहीं पता कि स्पेस में इन्वेस्टमेंट का मतलब किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सैटेलाइट देखी नहीं है। वो क्यों नहीं देखी? क्योंकि मेरे सामने तो कोई सैटेलाइट उड़ती नहीं है, ना मेरे सामने कुछ लॉन्च हो रही। जहाज़ तो फिर भी आजकल दुनिया देख लेती है, पहले तो लोग जहाज़ भी नहीं थे देखते। जाके एक एयरपोर्ट पे गाँव से आके लोग साइड में देखते थे कि जहाज़ कैसा होता है। तो सैटेलाइट को कौन देखेगा? जितनी देर तक आप एक लॉन्च स्टेशन में जाके एक रॉकेट को उड़ते ना देखें, तो आपको यकीन नहीं होता कि वाक़ई एक रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट और कई सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं। तो उनको एक कल्पना तो हो सकती है, यह ऊपर गया है रॉकेट, ऊपर जाके क्या करेगा? बाकी तो सब उनको अभी वीडियोज़ या जैसे अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक सैटेलाइट क्या चीज़ होती है? एक्चुअली आज के ज़माने में सैटेलाइट इज़ द फ्लाइंग कंप्यूटर। वो Amazing. इतना कुछ प्रोसेस कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अ कंप्यूटर, इट इज़ अ ट्रांस रिसीवर, इट रिसीव्स सिग्नल्स एंड इट एमिनेट्स सिग्नल्स, सो इट कम्युनिकेट्स, सो इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल डिवाइस which is orbiting our earth constantly, and minute after minute, if you have number of satellites covering the low earth orbit, तो आप एक सैटेलाइट की दूसरी आ गई, दूसरी की तीसरी आ गई, तो इसका मतलब जैसे रिले रेस होती है, वो इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स आपके ऊपर घूम रही हैं। अगर वो सैटेलाइट का एक्सपोजर कुछ मिनट्स का है आपके ऊपर, तो दूसरी सैटेलाइट आके उसको पकड़ लेती है। तो ये सब ऐसे सैटेलाइट का एक वेब है जो हमारी पूरी अर्थ को कवर कर लेता है, और एट अ स्पेस आपको 30, 35, 40 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ that you want to achieve, or the bandwidths that you want to achieve, terabytes worth of data flow can be captured in 1 square kilometer. So I think ये इंटेंट की बात है और नॉलेज की बात है। और मेरा ख्याल अगर ये सब चीज़ें जो हमें अभी समझ आ रही हैं, यू स्पोक अबाउट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस तो इज़ मिलिट्री, और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में अगर ये बात समझ आ गई कि स्पेस आपकी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा कैपेबल बना सकती है, तो मेरा ख्याल बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी। सिर्फ ये समझने की बात है, और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये लोगों को समझ आ जाए। सर, इंडिया में अभी रिसेंटली मैं इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स करके पढ़ रही थी कि शायद अभी उसको एयरफोर्स जो है उसको बोल रहे हैं एयर एंड स्पेस फोर्स का नेम देंगे। तो इंटेंट तो वहाँ दिख रहा है, समझ आ रहा है लोगों को, गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली समझ आ गया, जो वो एयरफोर्स को वो एयर एंड स्पेस फोर्स का नेम दे रहे हैं। पर डू यू थिंक एक स्पेस फोर्स करके अलग ही यूनिट होनी चाहिए पूरी, या क्योंकि सिर्फ एयर फोर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लैंड सी हर एक लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एयर एंड स्पेस फोर्स करेक्ट है, या स्पेस फोर्स एक नेक्स्ट अलग से फोर्स आनी चाहिए? जो तो एयरफोर्स का कहना है, एयर एंड स्पेस इज़ अ कॉन्टिन्यूम, लेकिन ये एक समझने की बात है। एयरफोर्स इज़ अ विंग्ड सर्विस। विंग का मतलब है कि आपके पर लगे हुए हैं, और पर को यूज़ करने के लिए, उड़ान भरने के लिए उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, हवा चाहिए, विंड चाहिए। ये सब ट्रोपोस्फेयर तक पॉसिबल है। ट्रोपोस्फेयर जो है, ये तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर तक आपको ये ऐसी एबिलिटी मिलती है कि एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर भी है, वो हवा भी है, जिससे आप एक विंग्ड प्लेटफॉर्म को उड़ा सकते हो। जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हो, तो वहाँ पे जो हवा है वो कम होना शुरू हो जाती है, वैक्यूम थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर्स भी पहले गिरते हैं फिर बढ़ते हैं, और जब आप स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में चले जाते हो तो फिर टेम्परेचर बहुत गिर जाते हैं। उसके ऊपर आप जब थर्मोस्फेयर में जाओ तो टेम्परेचर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक विंग्ड प्लेटफॉर्म को, जो एरोप्लेन है, उसको आप इन डिफरेंट लेयर से नहीं निकाल सकते। तो क्या होता है कि ज़्यादा जितने भी एयरक्राफ्ट, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आपका जहाज़ कितनी हाइट पे उड़ता है? 30,000 फीट, 35,000 फीट, ये दीज आर नॉर्मली द कमर्शियल एयरक्राफ्ट दैट दे फ्लाई। अभी उन्होंने अपनी जितनी ट्रैफिक बढ़ती है तो उनको अलग अलग उनको ऑल्टीट्यूड देने पड़ते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपके तकरीबन 10 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के अंदर ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहाँ फ्लाई करते हैं, लेकिन वो इससे भी ऊपर चले जाते हैं। वो तकरीबन 45
1000 फीट तक चले जाते हैं। सर और रीजन क्या है? वो मिलिट्री वाले हायर कैसे जाते हैं? उनके इंजन्स ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके अच्छा जी। विंग डिज़ाइन ऐसे हैं, उनके अंदर वेट कम होता है बिकॉज़ आप वहाँ पे 100-150-200 लोग तो नहीं बिठा के इतनी हाइट में जा सकते बिकॉज़ उसका पेलोड कम कर दो और विंग्स का स्पैन बढ़ा दो, तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्फ़िगर इट लाइक दैट। जो आपको पेलोड कम करो और आपकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ा दो और इंजन्स को ज़्यादा पावरफुल कर दो, व्हिच विल नॉट मेक अ कमर्शियल सेंस बट इट विल सर्टेनली मेक अ मिलिट्री सेंस। तो आप जब रिकॉनेसेंस में चले जाते हो आप तो 25 किलोमीटर तक जा सकते हो। उसके आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यू नीड विंड बीनीथ द विंग्स। अभी 20-25 किलोमीटर से लेकर अभी आउटर स्पेस तो बहुत दूर है। आउटर स्पेस इज 100 किलोमीटर एंड अबव। तो 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर और 20-25 किलोमीटर और 100 किलोमीटर में 75 किलोमीटर का गैप है जहाँ पे एयरफोर्स काम नहीं कर सकती है। किसी भी दुनिया की एयरफोर्स काम नहीं कर सकती है। सो देयर इज अ गैप। दूसरी बात है कि 100 किलोमीटर जिसको हम कार्बन लाइन बोलते हैं, उसके आगे आउटर स्पेस शुरू होती है। अभी टेम्परेचर वेरिएशंस इतने ज़्यादा हैं कि कोई 1200 डिग्री टेम्परेचर तक आप कोई चीज़ ले जाओ, तो आपको कोई चीज़ अगर रॉकेट उड़ाना है या आपको स्पेस प्लेन उड़ाना है, तो आपकी उसकी मटेरियल्स और उसके जो थर्मल कवर है, उसकी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो वेरी हाई। तो कौन है वो जो ऐसे प्लेन बनाएगा? तो ऐसे प्लेन तो बने हुए हैं। ऐसे प्लेन आपको पता है कि कल्पना चावला के जी बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल सर। What happened to her? There was a disaster. They were coming back, and then when you are coming back, it means you are entering the atmosphere, or you are entering the gravity, or you are free of gravity in the outer space. But once you're getting into atmosphere, then the burnout happens when you're returning. और उस टाइम पे अगर आपकी सरफेस में अगर कुछ भी खामी आ गई तो यू विल बर्न आउट, एंड दैट इज हाउ द होल स्पेस प्लेन कोलैप्स्ड. So this is very important to understand कि इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी है. इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हैवी. अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी. अगर टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लोगों की सर्विसेज लेंगे और वो सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करते हैं. सो आत्मनिर्भरता का मतलब तो हुआ कि आप निर्भर रहोगे उनके ऊपर. यू विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, यू विल बी डिपेंडेंट. सो इस करके हम जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हम फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट रेस बिटवीन अफोर्डेबिलिटी and Skill. and the requirement or the need, right? So अगर हमें नीड है तो हम उसको अफोर्ड कब और कैसे कर सकते हैं, दैट इज हाउ द गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क ऑन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ दीज सेक्टर्स. एंड आई थिंक आपने एरोस्पेस की बात की, तो अगर ये गैप है और स्पेस में विंग्ड सर्विस नहीं चलती, सो देयरफॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, everybody else in the country for peaceful purposes are the stakeholders in space. So it is not aerospace that it only is a military connotation of it, but it is a integrated connotation of Army, Navy, Air Force. And then you have border guarding forces, internal security. MHA will also become disaster management. All of them become stakeholders in space. So dual use है. So really speaking, yes, because यहाँ से ऐसे लगता है कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत गैप है, तकरीबन 80-90-100 किलोमीटर का. आप तो एक्चुअली 100 किलोमीटर के ऊपर भी एक सैटेलाइट नहीं लॉन्च, आपको कम से कम 200 किलोमीटर के ऊपर जब आप सैटेलाइट का ऑर्बिट लेते हो तो वहाँ पे सस्टेन होता है, नहीं तो वो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन विद द ग्रेविटेशनल पुल ग्रेजुअली एंड बर्न आउट. सो इट इज अबाउट 250 kilometers from the Earth is where the low Earth orbit, or even if it is not low Earth orbit, it is very low Earth orbit starts at about 250 kilometers to 350 kilometers. And low Earth orbit technically is about 450 kilometers. तो ये complications हैं to understand it. I hope थोड़ा आपको जो आपने मेरे को नहीं क्वेश्चन सर, पूछा बहुत था, अच्छे इसको से। इसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी आई है. सर आपने ना स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि लोगों को स्पेस समझ में ही नहीं आता. थोड़ा सा लोगों को ना स्पेस समझाते हैं,
लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, उसके यूज केसेस क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, यूज केसेस क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, यूज केसेस क्या है, बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट क्या है और यूज केसेस क्या है, लेमैन लैंग्वेज में प्लीज हमें बताओ। मैंने आपको बताया कि जो आउटर स्पेस है टेक्निकली वो 100 किलोमीटर से शुरू होता है। अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाओ, 100 किलोमीटर आपने क्रॉस किया तो टेक्निकली आउटर स्पेस आ गया। इसका मतलब वहाँ पे थोड़ा वैक्यूम है, हवा कम है, ऑक्सीजन नहीं है, और हवा नहीं है तो आप उड़ नहीं सकते हो। तो आपको अभी अपने आप को इतनी स्पीड से लॉन्च करना है कि आपको अपनी स्पीड और ग्रेविटेशनल पुल को नेगेट करने के लिए तकरीबन 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को अटेन करो, तो आप फिर पूरे ऑर्बिट अर्थ के आसपास घूमना शुरू कर दोगे एक छोटी सेट एंड दैट वो वाला ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट है। वहां से लो अर्थ ऑर्बिट शुरू होता है। वो 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट रहता है। 2000 किलोमीटर से ऊपर अगर आप 35,000 किलोमीटर्स तक चले जाओ, वो आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। अबव 35,000 किलोमीटर और लार्जली स्पीकिंग 36,000 किलोमीटर्स इज द जियो। ओके, नाउ जियो का मतलब ये है कि वहां पे आपकी जो स्पीड है अर्थ की ओके स्पीड से मैच। अर्थ स्पीड के साथ मैच करती है। तो जिस स्पीड एट विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सैटेलाइट इज प्लेस्ड इज अबाउट 11,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे वो भी चल रही है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एनीथिंग बिटवीन 14,000 टू 18,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अचीव करनी पड़ती है टू हैव इनफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू नेगेट द ग्रेविटी। अब इतनी स्पीड और आपका जो मास है, इतनी स्पीड आपको हासिल करनी पड़ती है इन योर काइनेटिक फोर्स विच विल नेगेट योर gravitational pull. And similarly, you have to attain a speed of about 28,000 kilometers if you are in the low Earth orbit. So इसका क्या मतलब हुआ कि जब लो अर्थ ऑर्बिट में आ गए आप, तो इतनी स्पीड है और इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, तो आप सैटेलाइट को देखते हो और देखते देखते वो सैटेलाइट गायब हो जाती है। और सैटेलाइट से अगर आप नीचे देखो टेक्निकली, तो आप अपने नीचे जो भी चीज़ देखते हो इतनी तेज़ मूव करती है कि आप कब चाइना से इंडिया और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, इट इज लाइक इन 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 मैटर ऑफ मिनट्स, राइट? सो इफ यू रियली वांट टू कवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, तो आप 2 घंटे में पूरी सर्कमफ्रेंस कवर कर लेते हो, 2.5 घंटे में कर लेते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो। 2-2.5 घंटे में आप यू कैन अगेन रिविजिट द सेम सैटेलाइट, विल कम बैक। So what happens is you have to employ many satellites, and all these satellites have to also be interlinked. क्योंकि इनका वेब तो तब बनेगा कि एक सैटेलाइट, दूसरी सैटेलाइट, तीसरी सैटेलाइट, ये एक वेब में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो इंटर सैटेलाइट लिंक्स को बनाना इज अगेन टेक्नोलॉजी। अगर उनमें 2-4 सैटेलाइट्स आपकी नॉकआउट हो जाएं या मेल फंक्शनिंग करें, तो फिर उसके अंदर गैप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना वेब तो चाहिए, तो उसकी रिडंडेंसी के लिए आपको और डेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। सिमिलरली जब आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट में चले जाते हो, तो आपको दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं। आपको लो अर्थ ऑर्बिट के एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि आपकी जो भी कम्युनिकेशन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। सो वहाँ टच करके वापस आना, तो जियो स्टेशनरी तो 36,000 किलोमीटर पे जाके वापस आना, इट टेक्स टाइम, लेटेंसी। तो इट्स लाइक सेइंग मैं हेलो अभी बोलता हूँ तो आपको कुछ सेकंड के बाद हेलो सुनाई देता है। तो जब आपको हेलो सुनाई दे गया तो उतना गैप आ गया, फिर आपने कुछ बोला तो बहुत जैसे हम एकदम इंस्टेंट बात कर रहे हैं, वो इंस्टेंट बात नहीं हो सकती है। सो सिमिलरली आपका डेटा जो है वो इतना डिलेड आएगा कि आपको जैसे पुराने ज़माने में इंटरनेट होता था कि आप उसको खोलते थे, वो इतनी स्लो स्पीड से चलता था कि, तो आर्ट वी टॉकिंग अबाउट कि आपके इंटरनेट की क्या स्पीड है। इंटरनेट की स्पीड का मतलब यह है कि यू हैव नो पेशेंस, यू वांट एवरीथिंग, ऑल्सो यू वांट टू इंक्रीज द बैंडविड्थ। द डेटा शुड कम आउट where you can have better resolutions, where you can have very very quick response system. So वो क्या है कि आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आओ, आपको कम सैटेलाइट्स में लो लेटेंसी
or you will have better ISL connectivity. So actually medium earth orbit has not been explored very much. Either it is a geo or it is a Leo. leo which has been explored. Now इसका रीजन क्या है सर? उसका रीज़न ये है कि सॉरी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है 2000 से 36,000 किलोमीटर की जो है, उसके अंदर इतनी अलग अलग कैरेक्टर्स और एट्रीब्यूट्स पैदा हो जाते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी लोग शायद समझ नहीं पाए कि कैसे सर? एट्रीब्यूट्स किस तरह के? क्योंकि जैसे लियो और जियो के एट्रीब्यूट्स अलग हैं कि उसको पावर अलग चाहिए, उसकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड आर डिफरेंट. सो you know, like GPS, उन्होंने they put them in the medium earth orbit, Okay. so that less number of satellites will give you better coverage. If they brought the GPS down, then you will have to have more number of satellites. If you have more number of satellites, then the cost of services are also very high. So you see, it is the optimization of cost, optimization of technology and launch. पर सर फिर लियो का ROI भी तो हाई है अगर उस पॉइंट से देखा जाए. इतना बड़ा कंट्री इंडिया का, डेमोग्राफी इतनी अमेजिंग, अभी पॉपुलेशन है हमारे पास. आई वुड से इट इज़ आवर स्ट्रेंथ अगर सही तरीके से यूज़ होए तो हमारा ROI भी तो अच्छा है ना. अगर हमारे पास लियो में ज़्यादा सैटेलाइट होती, मतलब इसका मतलब हमें स्पेस एक्स की ज़रूरत ना पड़ती. और अगर स्पेस एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पूरी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे होते तो डेटा ज़्यादा सिक्योर होता, बेटर पॉलिसीज़ टारगेट हो सकती थी और उसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो जो रिटर्न देंगे वो ROI कितना हाई होगा. वो तो ये चीज़ें तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट से भी अचीव हो सकती हैं. हम कर नहीं पाए सर. क्योंकि जब एक आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, वो सैटेलाइट सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं रहती, वो सैटेलाइट घूमती है. जैसे आपने अभी सैटेलाइट लॉन्च करी, चाहे लियो में करी या मियो में करी, तो आपको देखो कि कितनी ऑल्टीट्यूड पे चलेगी, तो उसकी जो रिविजिट है मियो की, तो वो शायद 6-12 घंटे लेगी घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर चलेगी, ज़्यादा दूर चलेगी. और लियो की 2-2.5 घंटे है. और लियो 2-2.5 घंटे में वापस आ जाएगी. तो आपको क्या करना है कि समझना है कि जो आपकी सैटेलाइट पूरी दुनिया में घूम रही है, अगर आप लियो सैटेलाइट को सिर्फ इंडिया के लिए यूज़ करोगे, तो जब वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या अफ्रीका के ऊपर घूम रही है तो उसका क्या यूज़ होगा? यू हैव टू बी इनटू ग्लोबल बिजनेस. पर सर वो ग्लोबल बिजनेस तो फिर इलॉन मस्क ने अच्छे से देख लिया, कर ली उसने डील. एग्जैक्टली, है ना. तो उसको देखो, अमेरिका फॉर वेरी लॉन्ग हैज़ बीन इनटू ग्लोबल बिजनेस. अमेरिका के तो मिलिट्री बेसेस पूरे वर्ल्ड में हैं. शायद किसी लोगों को पता ही नहीं है कि कोई गिन भी नहीं सकता कि अमेरिका के कितने अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पूरे वर्ल्ड में हैं. हाँ, इंडिया में भी हैं. इंडिया के आसपास तो हैं. इंडिया के आसपास तो हैं मिलिट्री बेसेस. और उसने कई देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि वहाँ पे उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले. तो या तो बेसिस हैं या एग्रीमेंट्स हैं. तो दिस इज़ हाउ यू बिकम अ ग्लोबल पावर. अगर आपको लियो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू बी इनटू ग्लोबल बिजनेस. इफ़ यू कांट बी इनटू ग्लोबल बिजनेस, जैसे अमेरिका और चाइना करते हैं, देन आपकी ROI अगर आप काउंट करोगे तो आपको लियो लॉन्च करके इंडियन बिजनेस के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते. यू हैव टू बी इन ग्लोबल बिजनेस. आपकी ROI गिर जाएगी. सो आप इससे अच्छा है कि फिर मियो में जाओ, लेकिन मियो में जाओ तो फिर भी ग्लोबल बिजनेस चाहिए. फिर इससे भी बेहतर है अब जियो में चले जाओ. जियो का मतलब इंडिया की सैटेलाइट इंडिया के ऊपर बैठी हुई है, जो इंडिया करता है, जो इंडिया करता है. पर छोटी सोच हुई वो फिर. तो मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से सोच है. आप देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज आई सेड, कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, यू हैव टू हैव मेनी अदर सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ नॉट वन स्पेस. नाउ आज हम स्पेस की बात करते हैं, सब कुछ स्पेस नहीं हो गया. अगर आप इसी चीज़ को एग्रीकल्चर की बात करें तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करोगे. आप अगर उसको, पर सर अगर स्पेस डेवलप होता है तो शायद एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है. वो काफ़ी लोगों को आस्ते आस्ते समझ आ रही है कि आपकी जितनी भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, they can not only give you weather data, they can also give you your soil condition, which से उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर कितना वो soil testing है. You know, there are actually a lot of labs where you put a prompt in the soil and gets directly converted into satellite data analytics, and it can come on your app
कि आपकी जो सॉइल है ये जो है आपकी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और ये टाइम पे सो करो और इस टाइम पे आप उसको निकालो। वेदर भी चेंज हो रहा है, अगर आप देखें वेदर तो चेंज हो रहा है, आपकी क्रॉप के लिए हम वही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद आपकी वीट की सोइंग या पैडी की सोइंग की डेट्स शायद आप बदली कर पाते अगर आपको पता है कि ये वेदर चेंज में इसकी डेट भी चेंज हो गई है। लेकिन फार्मर्स को तो वही पुराना है कि ये इस टाइम पे बीजनी है, इस टाइम पे काटनी है, तो वही साइकिल चल रहे हैं। सो आई थिंक बाय एंड बाय पीपल हैव रियलाइज दैट you are talking about multi-domain operations, you are talking about multi-operations, and every department of the government, here we can talk about government of India, but every department of government must have a space cell. I'm say every means every. For example, आप टेलीमेडिसिन कर सकते हो तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट शुड अंडरस्टैंड स्पेस। आपको माइक्रोग्रेविटी में आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 25 साल हो गए, उसमें क्या होता है, सिर्फ आदमी जाके रहते नहीं हैं, वहाँ पे 2-4 किस्मों की एक्सपेरिमेंट हमेशा चलते रहते हैं, या तो ह्यूमन के ऊपर चलते हैं या आपकी दोज माइक्रो कंडीशंस में आपकी जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे मेडिसिन डेवलप हो रही है, और वो मेडिसिन ऊपर डेवलप होके उनके जो फॉर्मूला वहाँ बनते हैं उनको ज़मीन पे आके फिर बनाया जाता है, बिकॉज दोज एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी डन इन द ग्रेविटेशनल कंडीशंस, इनटू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। वहाँ पे आपको वैक्यूम भी मिलता है, वैक्यूम मीन्स लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड जीरो ग्रेविटी, इट मीन्स देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन सर्टेन थिंग्स विच आर not very conducive for research and development. तो जब जिसके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या उसने उधर एक्सपेरिमेंट करके कोई फॉर्मूला बनाया है, यू कैन मेक इट इन इंडिया इफ यू डोंट हैव। नाउ हम भी भारतीय स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। हाँ, हम अभी 10 साल में आप देखोगे कि स्लोली वी आर ग्रेजुएटिंग इनटू आवर ओन स्पेस स्टेशन। अब गगनयान, अब चंद्रयान से आप देखो गगनयान इज एक्चुअली ह्यूमन flight, and from there what are we trying to do? China has already made its own station. China is the only country which has exclusive space lab. Wow. No other country in the world, not even America. America is also part of the International Space Station. Russia is also part of the International Space Station. European countries are also into International Space Station. और अभी तो हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट भी होके आए हैं वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू गेट दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज हमने अपनी लैब बनानी है। जब हम लैब बनाएंगे तो ये नहीं कि एक दिन लैब बन गई उसके बाद अभी लैब का क्या करना है। तो आवर फार्मा सेक्टर हैज़ टू बी वेरी सेंसिटिव to the potential for research and development, and also for human flights, what all medicines and what all preparation is required for survival in the outer space. These kind of researches have to take place. Similarly, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपकी फिशरीज जो हैं, वहाँ से पता लगेगा कि आपकी मरीन लाइफ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वाटर्स, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, इम्पैक्ट ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट आपको कोई सुपरवाइज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है ना यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, तो शायद आपको डेली रिपोर्ट स्पेस से मिल सकती है कि उसकी खुदाई हो गई है, ये गहराई है, सॉइल कंडीशन ये है, और मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी कॉन्ट्रैक्टर ने ये यहाँ पे ये बना दिया, तो यू आर इनटू द फाइनेंस ऑफ इट। सिटिंग इन योर ओन बैंक यू कैन रिलीज द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ लोन कि हाँ ये वाकई, आपको ज़मीन पे इंस्पेक्टर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आप माइक्रो फार्मिंग कर सकते हो, आप उबराइजेशन ऑफ ट्रैक्टर्स कर सकते हो, आप उबराइजेशन ऑफ कंबाइन कर सकते हो, आप एक बहुत कैलिब्रेटेड काम करने के लिए थ्रू स्पेस यू कैन एक्चुअली रन प्रोग्राम्स ऑन सर्टेन अर्थ मूविंग प्लांट्स। अमेजिंग। सो यू कैन सारी चीजें चाइना और अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है। कुछ मैनुअल हैं, कुछ ये एडेड है, स्पेस एडेड है, और आई थिंक एवरी कंट्री इज ग्रोइंग बाय द डे। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट अभी आपकी स्पेस एक इतनी फ्रीडम नहीं है, कंटेस्टेड स्पेस है। इट मीन्स कि
आपका डेटा भी स्टील हो सकता है। आपके रॉकेट्स जो एक प्रोग्राम को लेके सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या प्रोग्राम उनका ऑल्टर किया जा सकता है कि वो सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में डाल ही ना सकें। और जैसे आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, हो सकता है वो माल फंक्शन कर जाए। सर So cyber attacks can be done like this. So therefore it is contested. So we have to look at space resilience, which is very important. आपको क्वांटम में जाना है, आपको इनक्रिप्ट करना है, आपको अपना डेटा सिक्योर करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन सिक्योर करने हैं, आपकी स्पूफिंग ना हो जाए। All these things are extremely important. सर ये सिक्योरिंग ऑफ डेटा और जो आपने बोला है कि अगर हम एक सैटेलाइट लॉन्च करने का कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का ही ले सकते हैं इसमें, कि चाइना को पता लग गया कि हम करना चाह रहे हैं पर हमारी वो सैटेलाइट चाइना नहीं चाहता कि उस ऑर्बिट में जाए, तो चाइना स्पेस से उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि ये लोग यहाँ ना आ पाए। ये इसके लिए कोई ट्रीटी नहीं है कि इंडिया इज डूइंग इट्स ओन एक्सप्लोरेशन, आप अपनी कर रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग इन देयर वे? Liberties are being taken by it is might is right. सर ये तो वही बात होगी, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। Yeah, but ठीक है, कुछ norms तो होने चाहिए, but you know, human beings are same everywhere. So advantage is being taken when you are growing in technology. You will find that it is a first mover advantage. अगर आपने साइबर अपना स्पेस डेवलप कर लिया है, तो you are the first. You are into monopoly market. Once you are into monopoly market, where are the rules? Rules will come. You see, आपको पता है कि जब ये इंटरनेट आया, आईटी के कौन से रूल्स थे? आपकी अभी भी कितनी हैकिंग हो रही है, कितने आप अटैक, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कोई रैनसमवेयर है, कोई वानाक्राई है, कोई किसी को हैरस कर रहा है, कोई आपके पूरे साइबर के साथ अटैक के साथ आपके जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी इसकी ट्रीटीज हैं कि नहीं है? ये ट्रीटीज तब बनती हैं, पहले चोरी होती है, पहले क्राइम होता है, फिर लॉ बनता है। बाय द टाइम यू मेक दैट लॉ, जो चोरी करने वाला और जो लॉ ब्रेक करने वाला है वो एक नए किस्म का एक चैलेंज खड़ा कर देता है। सो लॉ इन्फोर्समेंट विल ओनली हैपन आफ्टर you understand the type of crime which will be governed by the larger. so treaties वगैरह बनाने के लिए कम टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है सबको। एवरीबडी हैज़ टू, यहाँ पे आप अगर बिल्डिंग में 10 लोग रह रहे हैं तो उनकी एक सिंपल चीज़ों के ऊपर लिफ्ट अगर आपने चेंज करनी तो उसके ऊपर ही लड़ाई हो जाती है कि मैं क्यों करूँ, उसने की, मैंने कितने पैसे। तो अगर वर्ल्ड के अंदर आपने कुछ लोग एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स कैसे साइन करेंगे? सो सिमिलरली ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर भी तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं कि लेकिन तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। ये तो अगर आप इसको जस्टिफाई करिए कि अगर रूल्स हैं कि नहीं हैं रूल्स, अगर न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के रूल्स हैं तो आपको फिर उसको रेफर करके वो दे शुड बी लेवल प्लेइंग ग्राउंड और नॉट, दीज आर नॉट लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स। एंड खास करके ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एंड व्हाट यू कांट। सर ये माइट इज राइट के चक्कर में ये सारी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो रही हैं हर एक डोमेन की, अगर देखा जाए तो वेदर इट इज ट्रेड, अभी ट्रम्प इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज, उसका माइट इज राइट इज ओनली द केस, अदरवाइज इकोनॉमिक्स और रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डिसीजंस ले रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली नॉट राइट। सी जब भी आप कोई नई एक्सप्लोरेशन करते हो, इट इज कॉल्ड वैली ऑफ डेथ। इट गोज थ्रू नंबर ऑफ वैलीज ऑफ डेथ। इट मीन्स कि जितने भी आपकी स्टार्टअप्स हैं, मान लो अगर 100 स्टार्टअप्स हैं तो तुम्हें पता होगा बिकॉज यू आर इनटू दिस फील्ड, हाउ मेनी ऑफ देम सक्सीड? Failure rate is very Failure rate is 70, 80, 90% sometimes. yeah, very high. Rest fall into the valley of death. Similarly, if there are valleys of death, it means that your return on investment is no promise. It is only by default or by your severe hard work or too much of labor, too much of research work, and I think many other factors, X factors, that it's a very long list in which will help you to succeed. But जब आप succeed हो चुके हो, would you not want to make money? Would you want to be held back by some legal or those impediments which were not there on the day you
reach that spot, and later on there is a new policeman there. He says, hey, listen, I came here and you were not there. Now on my shoulders you have come here. Don't put me into legal scrutiny. Yeah, true. Amazing, sir. सर स्पेस डेब्री का कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। एयर पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर इंसानों का इतना बुरा हाल हो रहा है। स्पेस डेब्री, आई वुड से इट इज़ स्पेस पॉल्यूशन एक तरह से, है ना? तो उसके लिए क्या कुछ मेजर्स हैं, कुछ हो रहा है, और वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगी जो आगे की एक्सप्लोरेशंस होंगी? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और वो मैं आपको बिल्ड करूंगा ताकि इसका आप आंसर दे दें। Though figures are not sacrosanct, because information is not sacrosanct, it's not complete always. So I gave some figures कि 14,000 satellites were launched, some 11 to 12,000 are serviceable. So in between 14 and 11 से अगर आप चलो ये फिगर लेके चलते हो तो तकरीबन 2,500 satellites are defunct. Many rockets which go up to launch a satellite, those, what happens to those rockets? They burn out in different stages and they fall over. अगर आपको 36,000 किलोमीटर्स पे एक रॉकेट भेजना है तो उसके कितने अलग अलग लेयर्स में उसने अपना बर्न आउट किया होगा। तो ऑल दिस मेटल, let's call it metal for want of any use, it's actually different alloys and materials which float around there, so I'm loosely calling it metal. All this metal also goes into the orbit. लेकिन ये जो ऑर्बिट में जो मेटल है ये स्लोली ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती, स्पीड स्लो होगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खिंचता चला जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ, and it will start floating around into certain area where the speed and mass or gravitational pull gets negated. तो कुछ तो नीचे आके एटमॉस्फेयर में बर्नआउट हो जाती हैं, और जो अभी बर्नआउट नहीं हुई है, शायद हर एक चीज़ बर्नआउट हो जाए, जो चीज़ इतनी स्पीड से नीचे नहीं आ रही है या बर्नआउट नहीं है, वो लूज मेटल पीसेस आर फ्लोटिंग अराउंड इनटू एन ऑर्बिट, और वो सारे ऊपर के ऑर्बिट से आके नीचे वाले ऑर्बिट में जमा होते चले जा रहे हैं। दैट इज द डेब्री। अगर आपने एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है, हाउ डू यू नो कि आपका रॉकेट ये डेब्री में नहीं जाके लगेगा, या आपकी जो नई सैटेलाइट है वो डेब्री से डैमेज नहीं हो जाएगी, विच इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि स्पेस इज अ ग्लोबल कॉमन। एवरी नेशन should take the responsibility for its own activities. Outer Space Treaty says so. अभी कौन सी डेब्री का हिस्सा कौन से स्टेट का है और किस रॉकेट का है, कैन यू आइडेंटिफाई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप अगर बोलो कि इसको अभी हम क्लीन करें, बिकॉज आर फार टू मेनी कंपनीज हु आर रेडी टू लॉन्च प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट इनोवेशंस फॉर डेब्री क्लियरेंस, बट टेल मी विच नेशन शुड employ its resources which are very very expensive to clear the debris. और जो स्पेस फेयरिंग नेशन है ही नहीं है, ना उनको डेब्री से कुछ मतलब है, ना उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और ज़्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आती है। सो देयरफॉर इट इज़ अ चैलेंज एज टू हु विल मेक दिस इन्वेस्टमेंट, हु विल क्रिएट द व्हीकल्स और द टेक्नोलॉजी फॉर collecting the debris and bringing it back into an orbit, or bringing it back, or make it burn in the process, as you know, when you come back into the atmosphere, everything starts burning out, you know, re-entry mein. So you have to make sure that the technology is to burn them out, which is a challenge. So therefore my question to you is, agar technology ho to which nation should invest in this kind of a technology, and how, what will be the return on investment for that innovation? Don't you think it's a challenge? Yeah, it is a challenge, but I think solution तो हो सकता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जिसने ज़्यादा लॉन्च की हुई हैं, अज्यूमिंग उनका डेब्री कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा होगा, एक वेटेड एवरेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एंड फॉर दैट ऑल्सो गिव देम इंसेंटिव्स कि अगर आप इस प्रोग्राम में पार्ट लेते हो, यू डू दिस मच इन्वेस्टमेंट एंड यू क्लियर द डेब्री, देन इन योर फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस विल गिव यू अ लिटिल एडवांटेज ओवर द अदर्स। ये तो फिर यूएन जनरल असेंबली में अगर हो सकता है, पर हो सकता है, लेकिन उसमें एक एलन मस्क है, एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क
कि अगर 7,500 सैटेलाइट्स हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स है? सर इलॉन मस्क का कॉम्पिटिटर चाइना में कौन है? वही होगा? नहीं, देखो अगर चाइना के पास तो 1000 सैटेलाइट्स है और 1000 सैटेलाइट्स इन say 12,000 satellites is only 1/12. It is less than 10%. India is almost 1%. So then you can get the money, but which country will start putting the technology together? And once all that happens, how is that technology going to be put to use by which country? And will somebody make money out of it? I think, Sida Sada, in whatever you're saying, I think Elon Musk is the one who should take the responsibility, because larger chunk of satellites are Starlink satellites. But वो बोल देगा मैं लोअर ऑर्बिट में जाऊंगा सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा डेब्री वही है। जो जियो और मियो से या लॉन्च से आई है, वो बोलेगा ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऊपर से आया सामान. So there will always be a problem. But I'm not saying nothing is being done. A lot is being done. A lot is being spoken about. A lot of technologies are being, a lot of discussions are happening. And I'm sure at some point something will happen. But एक तो awareness नहीं है और दूसरी accountability नहीं है. Both awareness and accountability will also give solutions to us. But it is a very serious concern, because space, which is a very important sector, will have a huge challenge if we don't handle the debris well. सर मैं ना आपका एक कहीं आपको बोलते हुए सुना है मैंने, आपने एक बड़ा अच्छा यूज़ केस बताया था कि आप 1 घंटे में इफ स्पेस टेक्नोलॉजी इतना अच्छा डेवलप कर जाता है, 1 घंटे में यूएस जा सकते हो। वो प्लीज़ एक्सप्लेन करो। अगर आप एक स्पेस प्लेन में बैठ जाओ, स्पेस प्लेन आपका एक रनवे से उड़ता है, और तो बोइंग ने बनाए हुए ना स्पेस प्लेन्स. तो बोइंग तो फेल भी बहुत हो रहा है अब। नहीं, वो अलग बात है. मैं तो अभी स्पेस प्लेन्स की बात कर रहा हूँ. वो तो आपको पता है, कल्पना चावला का भी तो इंसिडेंट. ये तो दीज आर सी वेरी रिस्की वेंचर्स. दैट इज अनदर मैटर. एट द मोमेंट वी टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी. सो इट एक्चुअली गोज ऑन अ रनवे and lands on a runway. It can land on a runway, right? It runs, it flies like an aircraft. Then it goes through all the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and goes into exosphere. And in exosphere, it attains a speed of 28,000 kilometers per hour. USA is about, say, अगर ये सब जर्नी डाल के देखा तो 15,000 किलोमीटर दूर है. तो आपको अगर 15,000 किलोमीटर जाना है तो कितनी देर में कवर कर लोगे अगर आपकी स्पीड 28,000 लेस देन kilometer, less than an hour. So the same plane will come down by about 700, 800 kilometers down. It will take time, but that can be added. So if 1 hour of travel and half an hour of climbing and half an hour of coming down, in 2 hours you can land in, say, any place in America, attend a meeting for 2-3 hours. By evening you're back home, or you can even do it faster. So possibilities are there. So America, when it talks about space force, it also talks about rapid deployment of troops through space. Deployment of troops through space. Amazing. So it means that जो वो कर they are not doing it right now. no, but then Their plans. अगर technology makes it possible, which is possible, then you can deploy your forces also. But there is a money, there's a cost to pay. So possibility is there. Whether you can afford it or not, today a lot of people, multi-billionaires, are buying a ticket for space experience. So I think by and by the cost will also come down, because number of players who will get into the sector will be very high. The knowledge will increase, the labs and the manufacturing and will be scaled up, and therefore such possibilities will be more achievable rather than just being in this realm of imagination. सर स्पेस से रिलेटेड क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आपसे शायद जो इम्पोर्टेंट होगी, बिकॉज मेरा वो इतना डोमेन नहीं है, मैं ऑब्वियसली रिसर्च तो करके आई हूँ. एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट एंड मे बी आई मस्ट हैव नॉट आस्क्ड यू एंड विच शुड गो, बिकॉज दिस इज अ मास्टर क्लास ऑन स्पेस. मैं ना एक दफ़े जब स्पेस की एक्सरसाइज शुरू में हमने 2019 में शुरू की इन स्पेस एक्स, तो मैं उसको कंक्लूड जब कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऊपर वाला,
हमेशा बचपन में भी सुनते थे और पुराने ज़माने में, ऊपर वाला सब जानता है और ऊपर वाला देख रहा है. Space is like God. Space is the highest point or highest vantage point. And anything which is dominating, which is the highest vantage point, will be ultimately the highest point which you can reach. And in multi-domain operations की बात करते हैं, space is the fourth frontier. Army, Navy, Air Force, it means land, air and sea. 3 domains of war fighting. जब fourth domain आ गया, इसने पहले 3 domains को जोड़ दिया, क्योंकि all 3 will use the same satellite or will use space for something or the other. Ships are doing navigation, ships are doing communication, and ships are also getting ISR, pictures of the larger area. They don't have to do surveillance everywhere because a lot of pictures can be taken by space. You don't have to really send reconnaissance vessels everywhere. Similarly, in mountains, we always had a curiosity what is behind the hill. Even making maps, one had to really go from mountain to mountain and height to height and create survey points. Now, earlier the maps used to be created by physically walking over the terrain and taking pictures and having triangulations of it. Today, space can do it. Similarly, अगर आपको एयर फोर्स में अगर इसकी एप्लीकेशन देखो, तो एयर एंड सैटेलाइट combination put together makes it possible for the Air Force or any aerial platform, whether commercial or military, both will become more reliable because the navigation and communication gets completely sorted out. And it can also make sure that, like for example, आप अगर international travel करते हो तो आपको एक पूरा एक वर्ल्ड का नक्शा सामने आ जाता है और उस वर्ल्ड में आपका जहाज कहाँ उड़ रहा है. अगर आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हाउ देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेयर द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग. इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेस. यू गेटिंग दैट स्पेस पिक्चर. सर वो एयर ट्रैफिक को भी स्पेस के थ्रू ही नेविगेट करते होंगे, बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली. सो आई थिंक इट इज अ यूबिक्विटस kind of a technology that as I said, every ministry of the government of any country, unless understand space, they will not be able to create an ecosystem. But there is a fifth frontier, and the fifth frontier is cyber. Cyber is also global common, and cyber is also into terrestrial networks, and space is into non-terrestrial networks. Between space and cyber, it makes a complete terrestrial and non-terrestrial combined network. And these combined networks put together are going to actually be running all our future machines. And as we are growing, more and more work will be done by the machines and less by the humans. Human will be controlling a machine. But if machines are put through machine learning and AI, then you will find that the networks, which are terrestrial and not non-terrestrial combined, would need huge amount of command and control system. Second thing is that space can give you a very temporary advantage also, which people don't understand. आपको एकदम लड़ाई लड़नी हुई तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपने परमानेंट तो स्पेस में इतनी सैटेलाइट्स छोड़ के रखी हैं कि एक दिन आएगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो वो वाली हमें यूज़ करेंगे. Today you can use a space plane, and every country can have a space plane which is launched at that time, and that space plane can do a space situational awareness कि बाकी satellites कहाँ पे हैं. दूसरा, it can be a launch on demand कि temporarily आपकी battlefield को empower करने के लिए वो वाला space plane can work as a temporary satellite. It can gather data, it can provide communications, it can provide PNT, it can provide communication and Earth observation put together temporarily and come back and land back and be put into a hangar or into a garage for that matter. And can be reused. And can be reused. Yeah. So that is called the launch on demand. A lot of people talk about launch on demand for the military, but they don't understand. Now, launch on demand means what? कि आप उस दिन एक सैटेलाइट कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कहाँ रखोगे वो, और किस दिन उसको उड़ाओगे. तो space planes are the ones which can be a temporary
dressing up for military purposes, that small space planes, 30-40 kg worth payload they can carry. सर ये ये- चाइना यूएस की आर्मी के पास है शायद होंगे बट मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन हमारी एक इंडिया में कंपनी है जो उसके ऊपर काम कर रही है. अमेजिंग अगर वो कंपनी काम कर गई अच्छे से और लोगों को उसकी बात की समझ आ गई, तो they can manufacture these small space planes which will be a temporary satellite which will go around at any altitude, whether it is LEO, MEO, not GEO, एंड दे Leo, कैन Meo, ग्लोबल बिजनेस and they can do global business and they can come back and land and again be put into storehouse and upgraded. आपका एक एडवांटेज इसमें स्पेस प्लेन ये है कि एवरी टाइम इट गोज अप and comes back and there is a new age technology which happens. You can always change the transponders, you can always change the sensors, again relaunch it. So ये बहुत ज़रूरी है. And I think India must recognize such companies which are extremely important. और वो इंडियन है, इंडियन इंक्यूबेशन, उनको अभी उनको दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज उनके पास ना तो कोई इंक्यूबेटर है, फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे ऐसी बातों को. बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड सेकेंडली hypersonic missiles. Now, what are hypersonic missiles? आप उनको रोक नहीं सकते. Now, to build a defense against the hypersonic missiles, you need to have something like a space plane which can actually go and be used or can be into a relaunch mode, that it can actually go into the exosphere and then destroy a hypersonic missile. It's like a golden dome or an iron dome. So डेब्री क्लियरेंस के लिए भी यूज हो सकते हैं debris clearance के लिए भी यूज हो सकता है स्पेस प्लेन. इट कैन बी मैग्नेटिक, इट कैन स्टार्ट पुलिंग द मेटल टुगेदर एंड ब्रिंग बैक. एंड जितना मेटल वो इकट्ठा करके लाए उस हिसाब से उसको इंटरनेशनल उसकी वैल्यू की जाए कि दिस इज द डेब्री उसने नीचे लाया है और उतनी डेब्री के उसको पैसे मिल जाए. ऑल दिस कैन हैपन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट फ्यूचर बट नियर फ्यूचर. Near. इट मीन्स इट इज हैपनिंग नाउ बट इट इज नॉट देयर येट. अमेजिंग सर. सर साईफाई मूवी भी ट्रू हो सकती है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी अभी. थैंक यू सो मच. हाँ, ये इनोवेशंस तो इमेजिनेशन से बनती हैं और मूवीज भी इमेजिनेशन से बनती हैं. So it is a same human mind which makes a movie. It is the same human mind which will convert that imagination to reality, and that is I think quite common for a human being. So yeah, the movies can be. It is easy to make a movie, very difficult to make a product. But some of the products can be cheaper than the movie. या Yes. So I think we will see most of it coming through. But one has to understand a lot of government support is required to make the young innovators and entrepreneurs to cross the valleys of death. अमेजिंग सर. आई थिंक यस विद द राइट पॉलिसी इंडिया कैन बिकम इनोवेशन लीडर, है ना. थैंक यू सो मच सर. जय हिंद.